दूसरा तरीका है बच्चे के जन्म के बाद जो IgA एंटीबॉडी, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट डाइमर एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, कोलोस्ट्रम या मदर के मिल्क के थ्रू द बेबी इज गोइंग टू फीड ऑन द ब्रेस्ट मिल्क कोलोस्ट्रम, तो तब ये IgA एंटीबॉडी बच्चे तक पहुंचे। ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके क्या हो जाते हैं, नेचुरल है और ये पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं। कौन कौन से, तो हम बोल्ड करके लिख लेते हैं। IgG जन्म से पहले प्लेसेंटा क्रॉस करके आ गई, और IgA बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की इंटेस्टाइन में गई, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि ये डाइजेस्ट ना हो जाए बच्चे के डाइजेस्टिव ज्यूसेस से, ये प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में चली जाए। ठीक है जी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब इस केस में कोई मेमोरी सेल्स तो नहीं बने, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज आ गई हैं, सो मेमोरी सेल्स नहीं बने हैं, तो ये शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी ही। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम, इस फोटो में, इस चित्र में भी देख लीजिए, IgG एंटीबॉडी थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, और यहाँ पे IgA एंटीबॉडी थ्रू कोलोस्ट्रम मदर्स मिल्क। क्लियर है जी? ओके। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की, जो कि पैसिव हो। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या था, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज आती हैं शरीर में। नेचुरल वाला तो हमने पढ़ लिया, अपने आप जो आ गई। आर्टिफिशियल में क्या है कि हम खुद डालेंगे एंटीबॉडीज। कब डालेंगे, जब जरूरत पड़ी। कब जरूरत पड़ सकती है, जब कोई बीमारी के होने के संकेत हो, कोई लक्षण मिले, या मान लीजिए जैसे किसी को सांप ने काट लिया है ना, सांप का जहर जो है, न्यूरोटॉक्सिन भी होता है, हेमोटॉक्सिन भी होता है। जैसे कोबरा है, नाजा नाजा कोबरा, बहुत ही जहरीला सांप है। इसका वेनम जो है न्यूरोटॉक्सिन है, इट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो बड़ी जल्दी डेथ हो जाती है, राइट। सो हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास एंटी वेनिन इंजेक्शन है ऑलरेडी अवेलेबल, हमने बना रखे लैब में, राइट। सो वो एंटी वेनिन इंजेक्शन हम फटाफट इंजेक्ट कर देंगे। या फिर किसी में टेटनस के कोई लक्षण आपको नजर आए तो ATS, एंटी टेटनस सीरम। डिप्थीरिया के लिए एंटी डिप्थीरिया सीरम, एंटी गैस गैंग्रेन सीरम। ऐसी बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है, जो अवेलेबल है हमारे पास। प्री मेड एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है ना यहाँ पे, ये पढ़ो। व्हाट इज दिस? प्री मेड, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज जब डाली जा रही है। ओके, डर तो नहीं लगता इंजेक्शन से? दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी। नाउ सुनो ध्यान से। अ पर्सन suffers from severe disease when his immune system is not producing antibodies for that particular disease। किसी बीमारी का पैथोजन आया, खुद का इम्यून सिस्टम इतनी तेजी से या एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, तो जरूरत पड़ जाएगी ना बाहर से एंटीबॉडीज देने की। सो द एक्सटर्नल एंटीबॉडीज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम। इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नली जब एंटीबॉडीज दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम दे रहे हैं। एंटी सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, राइट। एंटी सीरम के अंदर एंटीबॉडीज हैं बनी बनाई, और वो एंटीबॉडीज बनानी कैसे, इंसानों से भी बनाते हैं, बाकी जानवरों से भी बनाते हैं, ठीक है। अब तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो मैंने जिक्र करा था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी बनती हैं उससे। पहले टाइम पे क्या होता था कि जो हॉर्सेस होते हैं, राइट, हॉर्स की इम्यूनिटी थोड़ी नेचुरली स्ट्रांग होती है, तो हम क्या करते थे कि हॉर्स के शरीर में हमने एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए पैथोजन डाला। इतना स्ट्रांग नहीं डाला हमने कि हॉर्स को बीमारी ना हो जाए वो। सो हॉर्स के शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी। फिर हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हॉर्स ब्लड निकाल लिया, उसको प्रोसेस करा लेबोरेटरी में, उससे वो एंटीबॉडीज सेपरेट कर ली। तो इस तरह से हम एंटीबॉडीज बना लेते थे, राइट। अब हमारे पास और भी तरीके हैं एंटीबॉडीज बनाने के लेबोरेटरी में। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीरा। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की एंटीबॉडीज? एंटी रेबीज सीरम, रेबीज आप जानते हैं, रेबिड एनिमल के काटने से रेबीज वायरस जब शरीर में आ जाता है। रेबिड एनिमल डॉग्स हो सकते हैं, कैट हो सकती हैं, मंकीज हो सकते हैं, स्क्विरल हो सकते हैं। रेबीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। एंटी टेटनस सीरम, दैट इज ATS। सो एंटी टेटनस सीरम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है। जब टेटनस टॉक्सॉइड डाला जाता है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी देता है। टेटनस के लिए एक चीज पहले बताई थी ना, TT, टेटनस टॉक्सॉइड।
that gives you active immunity, artificial active. Tetanus toxoid, शरीर में इनएक्टिव टॉक्सिन डाला गया, शरीर ने खुद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करा, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हुई। ठीक है, जब एंटी टेटनस सीरम देते हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल पैसिव, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जा रही है। ऐसे ही एंटी डिप्थीरिया सीरम है। डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया है जो ये डिजीज करता है, हिंदी में गलघोटू भी कहते हैं डिप्थीरिया को। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट एंड देयर इज चोकिंग ऑफ द थ्रोट। डिप्थीरिया 100% फेटल है। डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन बताया था बचपन में, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस वैक्सीन है। मान लो फिर भी किसी कारण से वैक्सीन लगा होने के बावजूद भी किसी बच्चे में डिप्थीरिया के लक्षण आ जाए, so the life can be saved if anti-diphtheria serum is given to the child within few hours of the appearance of symptoms, within 48 hours अगर हम दे दें। ऐसे ही एंटी गैस गैंग्रेन सीरम है, एंटी वेनम अगेंस्ट द स्नेक बाइट, जैसे एंटी वेनम इंजेक्शन भी कहते हैं। क्लियर है जी? राइट, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो एक बार इम्यूनिटी को लेकर के जो बातें हमने पढ़ी हैं मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। हम जिक्र कर रहे थे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का। मैंने कहा कि भाई एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, इसमें समय लगता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनाएगी? एंटीजन के खिलाफ। उस एंटीजन की एंट्री हमारे शरीर में या तो नेचुरल हो सकती है, राइट जी, या फिर हो सकती है आर्टिफिशियल। ऐसे ही जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें क्या है? बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज ने शरीर में प्रवेश करना है, या तो नेचुरली प्रवेश कर जाएंगी या फिर आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज जरूरत पड़ने पे डाल दी जाएंगी। सिंपल। ओके, चल आगे बढ़े। यहां भी देख लीजिए, हमने इस पिक्चर के जरिए भी आपको समझाया है। एक्टिव इम्यूनिटी, मैं कलर अलग ले लेता हूं जी हाईलाइट करने के लिए। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल, आर्टिफिशियल इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल अटैक बाय पैथोजन, आर्टिफिशियल में इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन, डीपीटी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल, जब मदर की एंटीबॉडीज बच्चे में आ गई। कौन सी दो एंटीबॉडीज? आईजीजी थ्रू प्लेसेंटा, आईजीए थ्रू कोलोस्ट्रम। आर्टिफिशियल में एज आई टोल्ड यू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को शॉर्ट में मैब्स भी कहते हैं, और एक नाम क्या था जी इनका? मैजिक बुलेट्स, मिल्स्टीन एंड कोहलर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मैजिक बुलेट्स। राइट, क्लियर है? इम्यूनिटी के टाइप्स क्लियर हो गए। इन्नेट इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यूनिटी। अडैप्टिव इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स जो भी हमने डिस्कस करे, एक्टिव, पैसिव, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। वैक्सीन्स को लेकर के बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं लोगों के मन में, कुछ मिथ्स हैं, तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। एक कॉमन धारणा जो है जनमानस में, दैट इज वैक्सीन्स कंटेन डेंजरस टॉक्सिन्स, की बड़े ही खतरनाक टॉक्सिन्स होते हैं वैक्सीन्स में। रियलिटी क्या है? some vaccines have very low levels of these toxins and they do not cause any harm. कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें ये टॉक्सिन्स हैं परंतु उनसे कोई नुकसान नहीं होता। जब भी कोई वैक्सीन डेवलप की जाती है, पहले उसके प्रॉपर ट्रायल्स किए जाते हैं एनिमल्स पे, प्राइमेट्स पे, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, और जब वो पूरी तरह से सेफ्टी देख ली जाती है उन वैक्सीन की, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं आम जनता के लिए। एक और मिथ जो जुड़ा है वैक्सीन से, वैक्सीन्स कैन infect us with the disease we are trying to prevent. कुछ लोगों का मानना है कि बिकॉज वैक्सीन के केस में हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पैथोजन दे रहे हैं, तो वो पैथोजन अगर हमारे शरीर में जाके एक्टिव हो गया तो हमें वो बीमारी कर देगा। ऐसा वेरी 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 रेयरली ही होता है। अगर वैक्सीन के बनने में या उसकी हैंडलिंग में कहीं कोई समस्या आई है, वेरी वेरी रेयर। ठीक है जी। सो एक्चुअल रियलिटी क्या है? सिम्टम्स अपीयर आफ्टर वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लक्षण जरूर आते हैं, जैसे आपने कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन जो कोरोना के लिए है
उससे रिलेटेड सुना होगा कि कुछ लोगों को फीवर आता है, थोड़े दिनों तक हेडेक भी रह सकता है, मसल पेन रह सकता है, राइट? वो टेम्परेरी सिम्टम्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे, राइट? सिम्टम्स अपीयर आफ्टर वैक्सीनेशन एज आवर इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट। ऐसा नहीं कि डिजीज के कारण है, वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। फीवर हो जाना, फीवर इज व्हाट? जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पायरेक्सिया भी बोल देते हैं ना, फीवर हो जाना। फीवर हो जाने से क्या होगा? ये शरीर का एक इम्यून रिस्पॉन्स है। फीवर इज अ गुड साइन दैट योर इम्यूनिटी इज वर्किंग वेल। लेकिन बहुत ज्यादा तापमान बढ़ना वो नुकसानदायक होता है, बिकॉज योर न्यूरॉन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। ओके, तभी हम एंटीपायरेटिक दवाइयां लेते हैं। फिर एक मिथ है कि दैट वैक्सीन दे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, वैक्सीन ले लेने से एलर्जी हो जाएगी। भाई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएगी। देखते हैं, सिम्टम्स आते हैं लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे, ठीक है जी। माइल्ड बॉडी का एक तरह से रिस्पॉन्स है। ये तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी बाहर का एक बैक्टीरिया भी टॉलरेट नहीं करती, तो फिर वैक्सीन भी क्यों टॉलरेट करे? सो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्स बॉडी उसके खिलाफ शो करती है। सो ऑल इन ऑल वैक्सीन जरूरी है। बचपन में जितनी भी वैक्सीन आपको लगी हैं, उन वैक्सीन ने आपको बचा करके रखा हुआ है बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है। एलर्जी का जिक्र हुआ अभी अभी, तो समझते हैं कि एलर्जिक रिस्पॉन्स से क्या मतलब है। आपने सुना होगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एलर्जिक टू डस्ट, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन्स। क्या आपको जानते हैं, देयर आर सम पीपल, क्या आप ये बात जानते हैं, देयर आर सम पीपल हु आर एलर्जिक टू वाटर ऑल्सो। People who are allergic to gluten. Gluten is a protein present in wheat. Wheat allergy भी होती है. So allergy is basically exaggerated, बढ़ा चढ़ा के जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी करती है, exaggerated response of the immune system to certain antigens which are present in the environment. Exaggerated response to certain antigens. और किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। मान लो पहले आपको उस चीज से कभी एलर्जी नहीं थी, फ्यूचर में जाके हो सकती है ना। आप कहेंगे कि बचपन में तो मुझे पॉलन ग्रेन से कुछ नहीं होता था, अब जब मेरी एज 18 प्लस हो गई, अब मुझे पॉलन ग्रेन से प्रॉब्लम हो गई है। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एलर्जी जैसी चीज बचपन से ही हो, बाद में भी डेवलप हो सकती है। सो जो सब्सटेंसेस एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, substances which trigger such exaggerated responses are called allergens. स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, एलर्जेंस। जैसे कि पॉलन ग्रेन्स, डस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एनिमल डेंडर हो सकता है। एनिमल डेंडर समझते हैं आप, जैसे पेट एनिमल हमने रखे कि भाई उनकी स्किन, उनके बाल जो उड़ते रहते हैं हवा में, स्किन टूट टूट के गिरती है, दैट्स एनिमल डेंडर। फूड आइटम से भी हो सकता है। There can be some people who are allergic to a particular type of food item. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, व्हीट एलर्जी भी होता है, ग्लूटेन एलर्जी, राइट। माइट से एलर्जी कुछ दवाइयों से हो सकती है। सम पीपल कैन बी एलर्जिक टू सर्टेन मेडिसिन, जैसे पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, सबको सूट नहीं करता। पेनिसिलिन का बड़ा डेंजरस रिस्पॉन्स हो सकता है, राइट। टिनिडाजोल ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, टिनिडाजोल से कुछ लोग एलर्जिक हो सकते हैं। ओके, नाउ एलर्जी में बेसिकली हुआ क्या, बॉडी का मैकेनिज्म क्या है। एक तो हिस्टामीन याद रखें, हिस्टामीन केमिकल सब्सटेंस है ना, हिस्टिडीन अमीनो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से हिस्टामीन बनता है। हिस्टामीन रिलीज होगा एलर्जिक रिएक्शंस में, वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे। तो होता क्या है कि जो सपोज हम ले लेते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हम कोई बात ले रहे हैं, आपके नाक में कोई एलर्जिक सब्सटेंस गया, नाल्ट लिखा है, दैट इज नेजोफैरिंग्स एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हमने माल्ट पढ़ा था ना पिछले सेशंस में, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उसी में हमने ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पढ़ा था। सो नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में हम आपको बता रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आएंगे, मैक्रोफाजेस, और एलर्जन जो है वो कहेंगे भैया हमने तुझे पकड़ लिया। एलर्जन को पकड़ के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो ले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, लिम्फ नोड में ले जाके, वो भी देखते हैं। नाल्ट का फुल फॉर्म देख लीजिए, NALT, नेजल या नेजोफैरिंग्स एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इट इज द प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म इन योर नेजल म्यूकोसा। अब आपने देखा ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पकड़ के ले आया भाई एलर्जन को,
कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करता हुआ ब्लड, ब्लड से क्रॉस करता हुआ लिम्फ तक पहुंच गया, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने टी सेल्स के सामने जाकर के एलर्जन को प्रस्तुत कर दिया। टी सेल्स ने अपना काम करना शुरू कर, आप जानते हैं हेल्पर टी सेल्स, दे आर गोइंग टू हेल्प प्लाज्मा बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, जो बेसिक मैकेनिज्म है उनका। क्लियर है जी? राइट नाउ अब प्लाज्मा बी सेल्स ने कहा भाई हम एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स हैं, हम हो गए हैं तैयार, कहां हो तुम एलर्जन, अभी हम तुमसे फाइट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, एलर्जिक रिस्पॉन्स के केस में मैंने बताया था कौन सी एंटीबॉडीज बनती, आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। एलर्जिक रिएक्शंस में जो एंटीबॉडीज बनती हैं दे आर आईजीई। तो आप देख रहे हैं ये एंटीबॉडीज तैयार हैं, ये कह रही हैं उस एलर्जन से बस तुम चिंता नहीं करो, हम आ गई हैं, अभी तुमसे लड़ाई करती हैं, तुम्हारा खात्मा करते हैं ना। आईजीई एंटीबॉडीज क्या करती है, मास्ट सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में भी, यू हर्ड ऑफ मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स का डीग्रेन्युलेशन कर देते हैं, मास्ट सेल से ये एंटीबॉडीज, ये आईजीई एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स से लार्ज अमाउंट में एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करवा देती हैं, दैट इज हिस्टामीन, दैट्स अ वेसोडाइलेटर। मास्ट सेल सीरोटोनिन भी रिलीज करते हैं, यू कैन सी हिस्टामीन इज बीइंग रिलीज्ड हियर। हिस्टामीन इज वेसोडाइलेटर, इट कॉजेज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। यही कारण है जहां एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है कि रेडनेस हो जाती है, लोकल वार्मथ हो जाती है, वहां पे स्वेलिंग भी हो जाती है, हिस्टामीन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। देख रहे हैं आप, रैश अपीयर हो जाना, रैशेस हो जाना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी बहने लगना, रनिंग नोज, स्नीजिंग, गला खराब हो सकता है, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये एलर्जी के मुख्य सिम्टम्स हैं। कई केसेस में ये सिम्टम्स बहुत भयानक भी हो सकते हैं, एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं उसे, राइट। मधुमक्खी के डंक से, मान लीजिए मधुमक्खी किसी को काटी तो उससे किसी की मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए, डेथ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या हो जाता है, वो हैप्टन की तरह काम करता है, इनकम्प्लीट एंटीजन उनके शरीर में प्रेजेंट किसी प्रोटीन के साथ जुड़ के एक कंप्लीट एंटीजन बना देता है, और एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं उसे, विच इज वेरी डेंजरस, इमीडिएट डेथ हो सकती है उससे, कि एलर्जिक रिएक्शंस इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है जी, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एलर्जिक रिएक्शन के बारे में चीजें समझ आई हैं आपको। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा, अलग अलग तरह की इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नोट्स आपने साथ साथ बनाए हैं, रिवाइज जरूर करना, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कभी भी आलस नहीं करना चीजों को रिवाइज करने में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, मन में सवाल उठेंगे, उन सवालों को डिस्कस कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। आने वाले सेशंस में आपको डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी के बारे में बताऊंगा, और बातें पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, एंड ऑटो इम्यूनिटी के बारे में भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गन फेलियर हो जाने पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्या हम किसी का ऑर्गन भी किसी में डाल सकते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ हमें ब्लड टेस्ट करने होंगे, कुछ टिश्यू टाइपिंग, टिश्यू मैचिंग करना होगा, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन संभव हो पाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, फिर मिलेंगे, बाय बाय।